हेलो बच्चों। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था। इन बायोमोलिक्यूल्स में हमने ग्लूकोज के सारे आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, हेक्सो शुगर, पेंटो शुगर, इनके नाम कैसे याद रखते हैं एंड उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये हमने सारी चीजें सीख ली थी। कौन किसका C2 एपिमर्स होता है ये भी हमने बात कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और वी कैन से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सो शुगर एंड पेंटोज शुगर। तो देखिए जरा मेरे पास में साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सो शुगर। अब मेरे पास में यहाँ पे हेक्सो शुगर में आपके पास में फ्रक्टोज भी आ जाएगा, ग्लूकोज भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपका जो ग्लूकोज है या फिर आपकी जो हेक्सो शुगर है, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो नोट इट डाउन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सो शुगर, ठीक है, इज नोन एज हावर्थ प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं इसे? हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। हमें यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन से हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना सीखना है, राइट। जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, ये आपकी दो टाइप से होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दो टाइप की होगी। एक होगी आपकी पायरानोज, क्या होगी? पायरानोज। और कब पायरानोज बनेगी और कब आपकी फ्यूरानोज बनेगी, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखिए पायरानोज का मतलब यहाँ पे कि वो ऐसी स्ट्रक्चर जो कि पायरेन से जनरेट होगी। तो पायरानोज मतलब जनरेटेड फ्रॉम पायरेन, या हम कहें पायरेन का स्ट्रक्चर कैसे बना हो गया। पायरेन का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये मेरा पायरेन है, ठीक है। अब आपको यहाँ से नाम से थोड़ा वो समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहा फ्यूरानोज, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ से जनरेट हो रही होगी? ये फ्यूरेन से जनरेट हो रही है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? फ्यूरानोज कहा, राइट। तो ये तो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम हो गए कि आप इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे। तो पायरानोज एंड फ्यूरानोज। तो कब हम पायरेनोज वर्ड यूज करेंगे, कब हम फ्यूरानोज वर्ड यूज करेंगे, वन बाय वन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि मैंने सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनाया था जब मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही थी? जल्दी से बताइए मुझे, क्या मैंने ट्रिक बताई थी वहां पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की जब मैंने बात की थी? तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको कौन सा बनाना बताया था? जल्दी से बताओ मुझे। एलोज बताया था ना, राइट। एलोज बताया था। तो उसे आप देखिए जरा। अब मैं यहाँ पे फिर से एलोज बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कौन सा वाला? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो एलोज इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले याद आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मेरे पास में CHO था, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक आपका OH, है ना। सारे OH आपके क्या थे? एक साइड लगे हुए रहते थे। तो यहाँ पे हमने इसे एलोज बोला था। AG गूगल अमित करके मैंने आपको याद करवाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, राइट है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका एलोज। अब मुझे क्या करना है बच्चे, इसका मुझे हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। तो वन बाय वन मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और ये कैसे बनता है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए, है ना। अब जैसे कि अगर मैं इसे CHO है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? C डबल बॉन्ड OH, यस ऑफ कोर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में बाकी के जो HOH है, हम उन्हें वैसे ही लिख देते हैं बच्चों। HOH H आया, यहाँ पे आपका OH आया, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग करना चाहूँ तो जल्दी से बताओ, नंबर वन किसको बोलूंगी? एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर वन बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, इसका जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को देखना है ना। यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O आया, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, और इधर क्या आएगा आपका? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, फिफ्थ नंबर का कार्बन का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, एनोमेरिक कार्बन पे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या चीज निकल के आती है कि देखिए अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो एक स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता हुआ। अब आप ये सोचोगे कि फिफ्थ नंबर का कार्बन ही क्यों अटैक कर रहा है, उसका ही ऑक्सीजन का लोन पेयर क्यों अटैक कर रहा है, फोर्थ का क्यों नहीं कर रहा है?
या आपका इसका क्या कहते हैं थर्ड का क्यों नहीं कर रहा है? तो बेटा हमें यहाँ पे मैक्सिमम ये सोचना है ना कि पायरानूस से जनरेट होना मतलब मुझे ये वाली रिंग मतलब 6 मेंबर रिंग बनानी है, राइट? तो इसीलिए मुझे 5th नंबर का और ये रिंग स्टेबल होगी तो 5th नंबर के कार्बन का जो OH है उसका लोन पेयर कार्बन नंबर 1 जिसे हम यहाँ पे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे ये अटैक कर जाएगा। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आती है, ध्यान से रखना क्योंकि हावर्थ प्रोजेक्शन जनरली बच्चों को बनाते नहीं आता है और बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या करा बच्चों कि कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 5 का अटैक करवाया है, मतलब कि आपका जो 5th नंबर पे जो ऑक्सीजन है, तो ये 5th नंबर का ऑक्सीजन है ना, ये किससे जुड़ा है? ये 1 नंबर से जुड़ा है, तो ये आपका 1 नंबर आ जाएगा। ये आपका 2, ये आपका 3 नंबर होगा, ये आपका 4th नंबर हो जाएगा, राइट? और जो देखिए 5th नंबर पे एक क्या है आपका CH2OH है, तो यहाँ पे मेरे पास में ये 5th नंबर कार्बन आया और एक यहाँ पे जो ऊपर की ओर जाएगा ये आपका CH2OH 6 नंबर का आपका कार्बन हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेरी एक क्या हो गई है रफ आइडिया हो गया। अब मैं इसे हम क्या बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। अब सबसे बड़ी बात ये कि आप जब हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हो तब आपको ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से ग्रुप को हम किस साइड रखें। तो अभी एलोज है तो एलोज में तो मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आपको आगे जब भी किसी भी फिशर प्रोजेक्शन का किसी भी आप ग्लूकोज के किसी भी आइसोमर्स का अगर आप हावर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो अभी जो मैं जैसा बनाने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ आप उसे फॉलो कीजिए, आपके सारे स्ट्रक्चर बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है ना? आप इतना जल्दी से नोट कीजिए, राइट? चलो, हो गया भैया नोट जल्दी से, ठीक है? अब अपन बढ़ते हैं। तो देखिए हम किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन को यहाँ पे मेरे पास में फिशर प्रोजेक्शन आता है किसी का भी और मुझे उसे चेंज करना है अगर हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करने में? ठीक है, अगर मेरे पास में राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप है ना, तो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप होंगे इन्हें आप हमेशा ही डाउन साइड लिखेंगे। अभी बताती हूँ कैसे डाउन साइड। अगर आपके पास में लेफ्ट ग्रुप है तो लेफ्ट ग्रुप को हम हमेशा अप साइड लिखेंगे रिंग में, और जो आपका CH2OH है ये ऑलवेज ऑलवेज आपका अप साइड जाएगा, ठीक है ना? तो अगर हम एलोस की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास में जो एलोस था, आप जरा देखें इसको फिर से ड्रॉ करते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपके पास में यहाँ पे क्या कहानी थी? यहाँ पे हमारे पास में ये ऐसे ये इस तरह से रहता है ना, तो यहाँ पे तो मेरे पास में CH OH आ जाएगा। कैसे CHOH आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि ये 5th नंबर का जो OH था उसने यहाँ पे अटैक किया, तो ये जो H जाएगा वो उसने यहाँ पे अटैक कर लिया होगा, तो ये इस तरह से कहानी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे H और आपका क्या बचा था OH, यहाँ पे आपका H OH, यहाँ पे आपका H, इधर H और सॉरी अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। 2 मिनट दो मुझे इसको हटाते हैं। फिर से हम आपको पूरा हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना बताते हैं कि किस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। देखो, ये मैंने यहाँ तक आपको अभी पीछे बताया कि मेरे पास में सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा था, ये इस तरह से यहाँ पे होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच, तो 1 2 3 4 5 ये ओ एच एंड CH2OH आया था। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि जो 5th नंबर का ऑक्सीजन का है लोन पेयर वो यहाँ पे अटैक कर जाता है, राइट? तो ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पे तो आपके पास में किस तरह से कहानी होगी कि ये ऐसे आया होगा तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर घूम गई होगी, तो ऑक्सीजन ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो जब 5th नंबर के कार्बन के जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था उसने इस वाले कार्बन पे अटैक कर लिया, तो ये हाइड्रोजन का क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस वाले कार्बन नंबर इस वाले पे ओ पे कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन है उस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट जो होगा CH ये OH है ना, यहाँ पे मेरे पास में एक HOH वैसा ही है, मतलब अब कहानी वैसी ही हो जाएगी हमारी HOH। आप यहाँ पे 1 2 3 4th नंबर तक तो वैसा ही लिखेंगे।
अब जो मेरा 5th नंबर की बात आई है, तो वो 5th नंबर का यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे उसको, कैसे, ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया और ये ऐसे आ गया और ये CH2OH हो गया बेटा, है ना। अब देखो जरा, ध्यान से देखने पर हमें समझ में आता है भाई कि ये जो कार्बन है, कार्बन ये वाला, इस पे एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ OH जुड़ा है, राइट। तो 1 2 एंड यहाँ पे मेरे पास में 3 ये हो गया और एक तरफ ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास में ये वाला जो OH है, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती हो सकती है। ये आपका अप साइड भी जा सकता है, ये आपका डाउन साइड भी जा सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात। एनोमेरिक कार्बन कहते हैं या एनोमेरिक ग्रुप बोलेंगे हम इसे। तो ये आपका अप एंड डाउन जा सकता है। तो अब देखिए, इनके अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि राइट जो ग्रुप होंगे वो डाउन साइड जाएंगे, लेफ्ट ग्रुप जो होंगे वो आपके अप साइड जाएंगे, उस CH2OH को हम हमेशा ही क्या करेंगे, अप साइड लिखेंगे। अब मैं ये जो है इसी को ही हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करने जा रही हूँ, ध्यान से देखें, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में आप क्या करो, पहले आप एक नॉर्मल जो आपको बताया गया है कि इस तरह से आप साइकिल बना लोगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये 5th नंबर वाला है ना। तो ये 5th नंबर का ऑक्सीजन आपका 1 नंबर पे आ गया, तो ये तो मेरा 1 नंबर आ गया कार्बन, है ना। अब आप यहाँ पे क्या, हर एक पे इस तरह से बॉन्ड लगा दीजिए। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 पे जो H है और OH है, ये आपका अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे HOH। इसके अलावा अब ये मेरे पास में OH किधर है बेटा, जरा ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि ये मेरे पास में राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड है तो ये कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कहाँ जाएगा, आपका अप साइड जाएगा। तो आप बस यहाँ पे अप और यहाँ पे OH, राइट। फिर मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका H और ये आपका OH हो जाएगा। फिर मेरे पास में यहाँ पे इधर भी क्या होगा, H ऊपर जाएगा और OH ऊपर आ जाए, नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास में 5th नंबर का कार्बन है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में जो 5th नंबर का कार्बन है, इस पे क्या है आपका, एक तरफ H और इधर मेरे पास में ये जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ में। देखो जरा 5th नंबर के कार्बन पे ये ऑक्सीजन इधर जा रहा है, तो ये आपका इधर जुड़ गया। और जो 6 नंबर का कार्बन है, मैंने कहा CH2OH ऑलवेज क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब ये जो OH है, इस OH को हम बोलेंगे एनोमेरिक, एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्या कहेंगे हम इसे, एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहेंगे। और जब ये एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप नीचे की तरफ होता है तो हम इसे बोल देते हैं अल्फा। और किसका बनाया है मैंने, एलोस का बनाया है ये स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा अल्फा डी एलोस। बात समझ में आई। अब मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट नंबर का जो आपका CH OH है, ये आपका अप एंड डाउन, मतलब OH है वो आपका अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये डाउन हुआ तो मैंने इसे क्या बोला, अल्फा बोला। अब जब मैं इसे अप कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो आपने सुना होगा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो ये एलोज है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका, बाकी आपका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब मैं OH को ऊपर कर देती हूँ बच्चों, H यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आपका HOH जो वैसा है वैसा ही रहेगा, HOH। यहाँ पे मेरे पास में HOH आया, ठीक है। इधर मेरे पास में H एंड CH2OH जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा डी एलोज, ठीक है। ये आया। तो वैसे ही अब हम क्या, जैसे कि अगर आपके पास में यहाँ पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अगर डाउन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और अगर ये अपर साइड होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, है ना। और ये अल्फा एंड बीटा आपस में क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एनोमर्स कहलाएंगे। अब आप जल्दी से मुझे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के बताइए। चलो शुरू हो जाइए जल्दी से। बना लिया क्या ग्लूकोज का। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे ये ग्लूकोज है ना। हमें क्या था, मैंने क्या बताया था कि कार्बन नंबर 3rd पे जब आप चेंज कर देते हैं एलोज के रिस्पेक्ट में तो वो आपका ग्लूकोज बन जाता है ना। तो ये है आपका डी ग्लूकोज। अब अगर आप इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप क्या करें, पहले आप पायरानोस रिंग बना लें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सही बना रहे हो। ये ऐसे बन गया।
अब क्या बताया गया है कि ये जो आपका एनोमेरिक है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो ये तो मैं अभी अगर मैंने डाउन लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा मेरा अल्फा। अब आपको क्या बताया गया है कि OH H है ना, तो यहाँ पे बस आप सारे क्या करो, बॉन्ड ड्रॉ कर दो और उसके बाद में अप डाउन जैसा बताया गया है वैसा लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका H OH, फिर ये अपर चला जाएगा और H ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मेरे पास में यहाँ पे H आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा और CH2OH को हम क्या करेंगे, ऑलवेज अप साइड लिखेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा, ये हो गया मेरा अल्फा डी ग्लूकोज। सबने बनाया, वेरी नाइस। फिर इसका बीटा डी ग्लूकोज कैसा बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बाकी आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ OH और OH, बस OH की पोजीशन क्या कर दो, आप चेंज कर दो, OH को आप ऊपर लेके आ जाइए, बाकी आपके सारे H OH जहाँ पे थे वहीं रहेंगे। तो ये H आपका जहाँ है वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बाकी के किसी भी उस पर अपने को चेंजेस नहीं करना है। तो ये आ गया मेरे पास में H OH H एंड CH2OH। तो ये बहुत ही आसान था हार्वर्ड पोजीशन बनाना। ये आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो गया बेटा आपका, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। राइट, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, हमने हार्वर्ड पोजीशन में पायरानोज, मतलब जो 6 मेंबर रिंग होती है, जो पायरानोज पायरिन से जनरेट होती है, उसे हम पायरानोज बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया, पायरानोज से आया। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स की। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। तो यहाँ से आपको समझ में आता है बेटे कि फ्रक्टोज मतलब क्या, फ्यूरानोज रिंग में रहेगा। तो आपका फ्रक्टोज कैसे बनता है, फ्रक्टोज भी आपका 6 मेंबर ही होगा, लेकिन यहाँ पे CH2OH होता है। देन यहाँ पे मेरे पास में डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O होता है बच्चे, OH H है ना। आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मेरे पास में यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 ये हो गया। फोर्थ नंबर पे OH H, यहाँ पे मेरे पास में फिफ्थ नंबर पे OH H एंड इधर CH2OH होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्बन पे इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुड़ेगा, तो इस वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूरानोज रिंग बनेगी, राइट। तो अब देखिए, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये हमारा 6 कार्बन। तो आप जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले आप क्या बना लो, इस तरह से फ्यूरेन बना लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये इस तरह से बना लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, है ना। कार्बन नंबर 2 पे मेरे पास में यहाँ पे, तो इस कार्बन नंबर 2 के पास 1 नंबर का कार्बन है, वहां पे क्या CH2OH है। तो आप यहाँ पे CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 है और इसके पास में आप जब जाओगे तो कार्बन नंबर 2 आया। अब इस कार्बन नंबर 2 पे O आ गया, उसके बाद में फिर मेरे पास में यहाँ पे क्या आया बच्चे, नीचे आप इधर आओगे, है ना। तो बस आप यहाँ पे CH2OH, अब ये जो हाइड्रोजन है इसने यहाँ पे अटैक यहाँ पे कर लिया होगा, तो CH2OH के यहाँ पे पास में ही मेरे पास में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी वही कहानी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर वाला जो रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे CH2OH, ये 6 नंबर का हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक H है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का कार्बन हो गया एंड 3 नंबर के कार्बन पे देखिए आप, है ना। तो इधर मेरे पास में OH ऊपर चला जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ नंबर के कार्बन पे मेरे पास में H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा फिफ्थ नंबर का कार्बन हो गया और ये आपका 6 नंबर का कार्बन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे ये OH नीचे, तो आप क्या बोलोगे इसे, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या बोल दोगे इसे आप, अल्फा डी फ्रक्टोज बोल दोगे। जस्ट लाइक हम इसे बीटा डी में क्या कर लेंगे, बीटा डी में आपके पास में CH2OH नीचे जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा, बस ये आपका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे बनाओगे। तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए आना चाहिए बेटा, है ना। ये बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि एग्जाम में जब पूछते हैं तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए और वो बहुत गलती हो जाती है। तो आपको जैसे बताया गया है बहुत आसान है, स्ट्रक्चर आप बना सकते हो।
ये OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे मेरे पास में H, OH, यहाँ पे एक H और ये CH2OH वैसा का वैसा ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज, राइट। ये आपका हो जाता है। अब आपने है ना जैसे कि ग्लूकोज देखा तो वो 6 मेंबर रिंग है ना, तो आपको याद है कि साइक्लोहेक्सेन का हम ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके चेयर फॉर्म बनाया करते हैं, आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में मैं आपको चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बता देती हूँ ताकि हमारे सारे स्ट्रक्चर्स पे काम करना हो जाएगा। उसके बाद हम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मैंने देखा, तो आपके पास में ग्लूकोज में मैंने ये क्या बनाया, देखो OH नीचे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर नीचे होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज। अब जब आपका नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन होता है तो उसको नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन अगर आपको याद है तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसे हम डाउन अप डाउन में सारे एक्सेल अप इस तरह से ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। उसके बाद में इसके पैरेलल हम यहाँ पे ऐसे आपका क्या होता है, इस तरह से इक्वेटोरियल हो जाता है। जस्ट लाइक दैट मैंने यहाँ पे इसको बनाया। अब देखिए कार्बन नंबर 1 जो है ना, आपका ये कार्बन नंबर 1 है। इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HOH है, तो H यहाँ पे आपका इस तरह से आया और OH आपका नीचे की साइड आया। तो बस ये मैंने क्या करा, एक्सियल पे करा है। तो जब आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसमें जो आपका एनोमेरिक OH होता है वो आपका डाउन साइड होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने दूसरा बनाया है ये मेरा बीटा डी ग्लूकोज का है। तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि जो एनोमेरिक कार्बन है उसपे जो OH प्रेजेंट है वो एक बार एक्सियल पे होगा और एक बार इक्वेटोरियल पे होगा। तो जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें मेरे पास में OH ग्रुप जो है वो आपका कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, राइट। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा और बाकी आपके पास में जैसे हम आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जस्ट लाइक वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। कार्बन नंबर 1 पे ये, फिर आप चलते हैं कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 पे H अपर साइड है और H नीचे के साइड में, तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया। ये आपका कार्बन नंबर 3, देन 4 एंड 5 नंबर के कार्बन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H और एक आपका क्या है अपर की साइड, यहाँ पे 6 नंबर का कार्बन है जहाँ पे CH2OH है। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज यानी आपका बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज में अगर आपको बोले ज्यादा कौन स्टेबल होगा, तो हमें पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायएक्सियल रिपल्शन नहीं होता है, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज आपका ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है ना। ये सीधा सीधा आपका कहाँ पे रिलेशन जाता है, अगर अपने साइक्लोहेक्सेन के आइसोमेरिज्म से कन्फर्मर आइसोमर्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप उस वाले वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, राइट। इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो बच्चों बहुत ही काम की चीज यहाँ पे है आपका, जेई मेंस में जे एडवांस में दोनों में ही ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो होता है क्या है इसमें कि जब आप प्योर अल्फा डी को लेते हैं, किसको लेते हैं, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज को लेते हैं और उसे वाटर में डिसोल्व करते हैं। व्हेन प्योर अल्फा डी ग्लूकोज डिसोल्व इन वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू ओपन चेन, है ना। क्या होगा कि जब आप अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ओपन चेन में। और ये ओपन चेन फर्दर आपकी कन्वर्ट हो जाती है बीटा डी ग्लूकोज में। मतलब आपने लिया क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, उसे में आपने जब पानी में डिसोल्व कर दिया तो आपको मिलेगा क्या, बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। और बीटा डी ग्लूकोज मिला तो हमारे पास में जब अपने वाटर में डिसोल्व किया ना तो तीनों ही फॉर्म आपके अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का एंड ओपन चेन, ये तीनों ही आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मिलते हैं। दैट इज एट इक्विलिब्रियम वी ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ थ्राइस। मतलब जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इक्विलिब्रियम पर हमें प्योर अल्फा डी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, प्योर बीटा डी नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड ओपन चेन का एक मिक्सचर मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका मिक्सचर होगा उसका इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर मिला है उसका जो रोटेशन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन बोलेंगे। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर
क्या हो जाएगा आपका 52.7 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक वर्ड आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है इसे आपको समझना होगा। तो म्यूटा रोटेशन मतलब वही कि जब हमने क्या करा कि वाटर लिया और वाटर में आपने क्या कर दिया, अल्फा डी ग्लूकोज मिला दिया। तो जब आपके पास में जो स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंजेस होता है, तो बेटा अल्फा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है वो होता है आपका 112 डिग्री 2 मिनट। कितना होता है, यहाँ पे मैंने 111 लिख दिया है, सॉरी 112 है ना। 1 मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं 112 डिग्री 2 मिनट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 11.2 डिग्री से आपका चेंजेस होता है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास में ये ओपन चेन में जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, फिर ओपन चेन में जाएगा, देन ये कहाँ जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज में जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, देन स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 112.2 डिग्री टू 52.7 एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा हो जाएगा। और इसमें जो स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंजेस हो रहा है उसी को हमने क्या कहना है, म्यूटा रोटेशन कहना है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो इसको इस तरह से समझते हैं। आपको इतना तो समझ में आया कि जब हमने क्या करा, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं और कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज का प्योर फॉर्म लिया, तो ये ओपन चेन में चेंज होगा। और ओपन चेन में चेंज होने के बाद में ये फर्दर किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे हम तीनों का ही मिक्सचर हमें मिलता है, अल्फा डी, बीटा डी एंड ओपन चेन। तो अब इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो आपका 52.7 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का कितना स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ठीक है ना। तो म्यूटा रोटेशन समझ में आया है कि जब आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया था तो उसके रोटेशन में चेंजेस हो गया, और वो चेंजेस कहाँ से हुआ है, 112.2 डिग्री से आपका 52.7 चला गया। और इसका उल्टा है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। तो इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मीटर रोटेशन बोलते हैं। और ये जो मीटर रोटेशन है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो मीटर रोटेशन नहीं होता है। मेक इट अ पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत काम का पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है भाई कि मीटर रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मीटर रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, वो होगा आपका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि अभी अपन देख के आए हैं। एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम किसे कहते हैं, राइट। तो देखिए एग्जैक्टली इसमें हमारे पास में क्या होगा उसको हम देख लेते हैं कि मेरे पास में क्या था। सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज था, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज को आपने पानी में डाला तो ये किस में चेंज हुआ, ये आपका चेंज होता है ओपन चेन में। और जब ये ओपन चेन में चेंज हुआ तो वापस से हमें क्या मिला, वहां पे हमें मिलता है बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये कहानी हमारी चलती रहती है। तो हमारे पास में जो अल्फा डी ग्लूकोज था इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना था, सॉरी ये था हमारा 112.2 डिग्री, है ना। जब ये ओपन चेन में आता है और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे ये बीटा डी ग्लूकोज का कितना होता है, 18.7 डिग्री होता है। लेकिन होता क्या बच्चों, यहाँ पे होता ये है कि आपका ये इधर से चेंज हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे मेरे पास में 52.7, मतलब ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, और बीच में आके जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना हो जाएगा, 52.7 हो जाएगा। और इसे ही हमने क्या कहना है, म्यूटा रोटेशन कहना है, राइट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो अल्फा डी ग्लूकोज 36% आपका स्टेबल होता है, बीटा डी ग्लूकोज आपका ऑलमोस्ट 64% स्टेबल होता है, और आपका जो ओपन चेन होता है वो 0.02% स्टेबल होता है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो OH ग्रुप होता है वो आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर में बता भी दिया था कि ज्यादा स्टेबल होता है, और आपने यहाँ पे भी देख लिया कि 64% यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आज की कहानी हमारी क्या थी, हमारे पास में यहाँ पे हमने म्यूटा रोटेशन के बारे में बात की, म्यूटा रोटेशन किसकी वजह से होता है उसके बारे में हमने बात की, और हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को बनाने की अपन ने बात कर ली। देन चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास में जो ग्लूकोज है वो तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि इसके कुछ
रिएक्शन आपकी किसके लिए होगी, ओपन चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और इसकी कुछ रिएक्शन आपकी क्लोज चेन मतलब साइकिल चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जब तक आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए। क्लियर? बाय बाय।